my dear students and faculty members who are watching this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, लोहिया कॉलेज चूरू। पिछले व्याख्यान में डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की टोपोलॉजी, डीएनए का हेलिक्स की बेसिस पे क्लासिफिकेशन और सेल में पाई जाने वाले अलग अलग तरह के डीएनए पे मैंने आपसे शेयर किया था। उसके बाद की श्रृंखला में मैसेंजर आरएनए पे एक व्याख्यान में ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। आज की इस व्याख्यानमाला में दो इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक तो ट्रांसफ़र आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। क्योंकि आरएनए जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का है। एक तो जेनेटिक आरएनए जो कि आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, और सेकंड नॉन जेनेटिक आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल का तो काम नहीं करते हैं, लेकिन जो जेनेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको ये प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट करने का ये काम करते हैं। और इसमें मेनली 3 आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए की सूचनाओं को क्रिप्टोग्राम को डीकोड करता है, और ट्रांसफ़र आरएनए जो एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करता है। तो दो मॉलिक्यूल आज मैं आपसे शेयर करूंगा, एक तो ट्रांसफ़र आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। सो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज ट्रांसफ़र आरएनए। इसको एडेप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टर आरएनए। इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए। और टोटल आरएनए का ये 10% होता है। अब डीएनए से आरएनए बनने की स्टेप वही है। डीएनए से चाहे मैसेंजर आरएनए बने, चाहे डीएनए से ट्रांसफ़र आरएनए बने, चाहे डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बने, तीनों ही प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन प्रोकैरियोट में तो क्या होगा, सेम जीन सेम एंजाइम तीनों आरएनए का संश्लेषण करता है। यानी उसी जीन से, उसी एंजाइम से तीनों प्रकार के आरएनए सिंथेसाइज हो जाएंगे। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, अलग अलग जीन्स होंगे, अलग अलग 3 प्रकार के एंजाइम्स होंगे और अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस होती है। जैसे अपनी बॉडी में यदि राइबोसोमल आरएनए बनना है तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की आवश्यकता होगी। यदि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम की आवश्यकता होगी। यदि ट्रांसफ़र आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सेम जीन सेम एंजाइम तीनों आरएनए की सिंथेसिस करेगा, लेकिन यूकैरियोट में अलग अलग जीन्स, अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस करेंगे। और आरएनए जब बनता है तो उसके बाद में वही प्रोसेसिंग होती है। इसके 5वें सिरे पर मिथाइलेशन होता है, इसके 3रे सिरे पर पॉलीएडेनाइलेशन होता है, और यूकैरियोट के केस में इंट्रॉन श्रृंखलाएँ होती है, नॉनसेंस श्रृंखलाएँ होती है, उनको भी रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेसिंग तीनों आरएनए में होती है। एमआरएनए में भी प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसफ़र आरएनए में भी प्रोसेसिंग होती है, राइबोसोमल आरएनए भी प्रोसेसिंग होती है। और सबकी प्रोसेसिंग की जो तरीका है, मैकेनिज्म है, वो सबकी अलग अलग होती है। अब डीएनए से जो ट्रांसफ़र आरएनए बनेगा, सबसे पहले इस आरएनए के अंदर 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होता है। सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राथमिक विन्यास। ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन बाद में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में। ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन बाद में परिवर्तित होता है टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में। तो डीएनए से जो ट्रांसफ़र आरएनए बनेगा सबसे पहले वो प्राथमिक विन्यास में होगा, उसके बाद में वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा,
उसके बाद में वो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले प्राइमरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्राथमिक विन्यास, इस प्राथमिक विन्यास में जो टीआरएनए जो बनता है वो रेखीय प्रकार का होता है। इट इज़ लीनियर मॉलिक्यूल। इसमें वही 5वां सिरा होता है, एक तरफ इसमें तीसरा टर्मिनल होता है, और इसमें पहला जो नाइट्रोजन क्षार होता है, पहला न्यूक्लियोटाइड, वो हमेशा ग्वेनिन होता है। इट इज़ ऑलवेज ग्वेनिन। और लास्ट के जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं वो इसमें होते हैं साइटोसिन, साइटोसिन, एडिन। इसके अलावा बीच में जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन के और सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे? एक तो ये आकार में छोटे होते हैं। एमआरएनए की तरह ये हज़ारों न्यूक्लियोटाइड के बने हुए नहीं है। इसमें मुश्किल से 73 से लेके 93 तक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 73 मिनिमम है, मैक्सिमम 93 है। तो आकार में एक तो ये सबसे छोटे हैं। प्राइमरी विन्यास में ये मॉलिक्यूल रेखीय प्रकार के हैं। पहला न्यूक्लियोटाइड इसमें हमेशा ग्वेनिन होता है, और अंतिम जो 3 न्यूक्लियोटाइड है ये हमेशा साइटोसिन, साइटोसिन और एडिनिन होंगे। इसके अलावा प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो रेशियो है, अमाउंट है, वो लगभग बराबर है। यानी जितने एडिनिन होंगे लगभग उतने इसके अंदर यूरोसिल है, जितने में इसमें ग्वेनिन है लगभग उतने इसके अंदर साइटोसिन है। अब जब प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा जब बराबर हो तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग पॉसिबल है। इंटरमोलिकुलर पेयरिंग तो नहीं होगी, लेकिन इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग होगी। यानी मान लो यहाँ पर जैसे ग्वेनिन है तो दूसरी जगह यदि साइटोसिन होगा तो आपस में लूप बना के वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग के कारण क्या होगा, इसका जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होता है, और प्राथमिक विन्यास जब द्वितीयक विन्यास में परिवर्तित होता है उसमें कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है, जिनको भुजाओं के नाम से जाना जाता है। और ओवरऑल इसका 95% जो पार्ट है टीआरएनए का वो कंजर्व प्रकार का होता है, संरक्षित प्रकार का होता है। कंजर्व प्रकार से मतलब इसमें नाइट्रोजन बेस की संख्या निश्चित है, नाइट्रोजन बेस की संख्या कांस्टेंट है, नाइट्रोजन बेस की पोजीशन कांस्टेंट है, नाइट्रोजन बेस की जो सिचुएशन है वो लगभग कांस्टेंट है। और जब सारी परिस्थितियाँ जब कांस्टेंट प्रकार की होती है, इट मीन्स आरएनए भी जो श्रृंखलाएँ हैं वो संरक्षित प्रकार की है, कंजर्व्ड प्रकार की है, और उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। तो ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में जो मॉलिक्यूल होगा वो रेखीय प्रकार का होगा, लीनियर प्रकार का होगा। अब यही प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ये फिर कन्वर्ट होता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में, और प्राथमिक विन्यास जब सेकेंडरी विन्यास में कन्वर्ट होगा उसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग बनती है। और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसकी जो आकृति है वो अपने लौंग की जो पत्ती होती है, प्रोमिस टूथपेस्ट जैसे आपने देखा होगा, प्रोमिस टूथपेस्ट में क्लोव ऑयल की पत्तियाँ होती है, लौंग अपने चाय के अंदर जो डालते हैं, तो लौंग की पत्ती के जैसी इसकी आकृति होती है। इसलिए सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में 4 भुजाएं मिलेगी, 3 इसके अंदर अयुग्मित लूप मिलेंगे, 1 इसके अंदर अतिरिक्त भुजा मिलेगी। अब प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन से सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जब बनता है तब इसकी आकृति कैसी होगी, इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये इसका 5वां सिरा, इसके बाद में इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है तो इसके अंदर 4 भुजाएं बनती है, 3 इसके अंदर अयुग्मित लूप बनते हैं। हर भुजा का अपना अपना नोमेनक्लेचर है, हर लूप का अपना अपना नोमेनक्लेचर है, और सबकी अलग अलग इसके अंदर सिग्निफिकेंस होती है।
अब इसमें पहला जो क्षार है हमेशा ग्वेनिन होगा। ग्वेनिन आप जानते हो ये हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके सामने जो आर्म का जो पार्ट होगा उसका साइटोसिन इस ग्वेनिन से बॉन्ड बना लेता है। और इसमें जो अंतिम जो 3 नाइट्रोजन क्षार है ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं और ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, साइटोसिन एडिनिन। आप कोई भी ग्वेनिन उठा के देख लो, प्रत्येक ग्वेनिन में अंतिम जो 3 क्षार होंगे वो हमेशा अनपेयर्ड होते हैं, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर पेयरिंग के कारण ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब इस विन्यास में आप देखो इसकी जो आकृति है वो लौंग की पत्ती की जैसी है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें बॉन्ड की संख्या निश्चित है, न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन सीक्वेंस है। अब जैसे पहले नंबर का नाइट्रोजन 6 इसमें ग्वेनिन है तो ग्वेनिन है, और इसमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7। पहली जो भुजा है इसके अंदर 7 न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग मिलेगी, 7 बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है। ये जो सेकंड भुजा है इसके अंदर 3 अथवा 4 बॉन्डिंग होती है, इसलिए चौथी बॉन्डिंग को मैं डॉट के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस भुजा के अंदर 5 बॉन्डिंग होती है। इस भुजा में भी 5 बॉन्डिंग होती है। अब इनकी टर्मिनोलॉजी जो होगी, टर्मिनोलॉजी मैं क्लॉकवाइज रूप में कर रहा हूँ। ये इसकी पहली भुजा है, दिस इज फर्स्ट आर्म। और पहली जो भुजा होती है इसके साथ एमिनो एसिड अटैच होता है। जब भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इस ट्रांसफर आरएनए के तीसरे सिरे पर एमिनो एसिड जुड़ता है और उस एमिनो एसिड को ये ट्रांसफ़र करके राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र आरएनए का नाम दिया है। तो पहली जो भुजा है इस भुजा का नाम होता है एमिनो एसिड अटैचमेंट आर्म है, यानी एमिनो एसिड के साथ जुड़ने वाली भुजा एमिनो एसिड अटैचमेंट आर्म। ये जो सेकंड जो भुजा है इस भुजा का काम होता है राइबोसोम की पहचान करना। इसको मैं 2 नंबर नाम दे रहा हूँ, इसलिए इस भुजा को बोलते हैं राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म। राइबोसोम की पहचान करने वाली भुजा राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म। तीसरी ये जो भुजा है इसको मैं 3 नंबर का नाम दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन भुजा, एंटीकोडोन आर्म। क्योंकि मैसेंजर आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो कोडोन के रूप में होते हैं और एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उसी तरह कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होती है वो एंटीकोडोन कहलाती है और एंटीकोडोन भी 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो ये इसकी एंटीकोडोन आर्म है। और ये जो चौथी जो भुजा है इसको बोलते हैं डी आर्म, क्योंकि इस भुजा में एबनॉर्मल बेस पाया जाता है, इसलिए इसको डी आर्म के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के इसमें ये 4 तो भुजाएँ होगी। ये क्लॉकवाइज रूप से मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ। पहली भुजा एमिनो एसिड अटैचमेंट आर्म, सेकेंड भुजा होगी राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म, तीसरी भुजा होगी एंटीकोडोन आर्म, चौथी भुजा होगी डी आर्म। अब 3 इसके अंदर ये लूप हैं, इन लूप को भी मैं टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये ए लूप हो गया, ये बी लूप हो गया, ये सी लूप हो गया। और लूप में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कोई बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये अयुग्मित रूप में उपस्थित होते हैं। अब ये जो लूप है ए लूप, इसको टी साई सी इस नाम से भी जाना जाता है। साई जो है इसके अंदर अब नॉर्मल बेस है। ये मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि
न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। एडिनिन है, इसके अंदर यूरोसिल है, इसके अंदर गवेनिन है, इसमें साइटोसिन है, लेकिन कई बार इसमें असामान्य नाइट्रोजन क्षार भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो साई है एक्चुअल में ये स्यूडोयूरिडिन के नाम से जाना जाता है और एक तरह का ये एबनॉर्मल बेस है। एबनॉर्मल बेस इस लूप के अंदर ये पाया जाता है, इसलिए इसको टी साई सी लूप के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी जो लूप है इसके अंदर 3 एंटीकोडॉन होंगे, ये 3 एंटीकोडॉन हैं और एंटीकोडॉन जो होते हैं वो हमेशा कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। है मान लीजिए कोडॉन सपोज AUG है, यदि कोडॉन इज AUG तो एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूरोसिल, एडिनिन, साइटोसिन। इसलिए अपने को DNA की सीक्वेंस यदि पता हो तो उससे बनने वाले mRNA की सीक्वेंस अपन पता कर सकते हैं और mRNA की सीक्वेंस अपने को मालूम हो तो उससे बनने वाले प्रोटीन में कौन कौन से एमिनो एसिड्स होंगे उसका अपन डिटेक्शन कर सकते हैं। इसलिए आजकल लेबोरेटरी में DNA की सीक्वेंसिंग है वो पॉसिबल है, RNA की सीक्वेंसिंग पॉसिबल है, प्रोटीन में एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग है वो पॉसिबल है। इसलिए कई बार फॉरेंसिक साइज में सैंपल मिल जाते हैं। मान किसी आदमी ने मर्डर कर दिया सपोज और मर्डर में उनमें आपस में मान हाथापाई हो गई और उसके डेड बॉडी के हाथ में मान लिया कोई बाल मिल गए, सपोज जिसने मर्डर किया उसके मान लीजिए हाथों में बाल आ गए। अब बाल आ गए तो उस अपराधी का सैंपल इन बालों के अंदर प्रेजेंट है, तो बालों में DNA सीक्वेंसिंग करके और एक्चुअल जो अपराधी है उनके DNA की मैचिंग करके अपराधी का पता जो होता है वो लगाया जा सकता है। तो आजकल इस तरह की लेटेस्ट टेक्निक है वो काफ़ी अवेलेबल है। तो ये 3 इसके अंदर लूप हो गए। पहला लूप टी साई सी लूप, सेकंड हो गया एंटीकोडॉन लूप और तीसरा इसके अंदर हो गया डी लूप। ये जो डी भुजा है इसके अंदर असामान्य क्षार पाया जाता है, डाईहाइड्रो यूरिडिन या डाईहाइड्रो यूरोसिल। अब सेकंड भुजा और थर्ड भुजा इन दोनों बीच में ये एक्स्ट्रा आर्म और पाई जाती है और एक्स्ट्रा आर्म को मैंने यहाँ पर डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब इसकी लंबाई कांस्टेंट नहीं है, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो 2 नंबर और 3 नंबर की भुजा के बीच में ये जो अतिरिक्त भुजा जो पाई जाती है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्म या अतिरिक्त भुजा। इसकी लंबाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 5वें सिरे से, काउंटिंग ऐसे होगी है, न्यूक्लियोटाइड की काउंटिंग इस डायरेक्शंस में होगी। अब चूंकि पहली भुजा में 7 बॉन्डिंग है इसलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर है। फिर काउंटिंग इधर से ये बढ़ेगी, फिर ये काउंटिंग यूँ आएगी, उसके बाद ये काउंटिंग यूँ आएगी, फिर ये काउंटिंग यूँ चलेगी, फिर ये काउंटिंग यूँ चलेगी, उसके बाद ये काउंटिंग यूँ चलेगी। अब मान लो एक्स्ट्रा आर्म जहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पर मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड की संख्या आ गई सपोज 47। अब 47 के बाद में अगला जो नाइट्रोजन क्षार होगा उसकी संख्या 48, 49, 50 इस तरह नहीं होगी। 47 के बाद में अतिरिक्त भुजा में जो नाइट्रोजन बेस है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उनकी संख्या कंटिन्यूस क्रम में नहीं होगी। उनको अब 47, 48, 49, 50 इस तरह उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉइंट के रूप में होता है। अब मान लीजिए 47 के बाद में नेक्स्ट जो इसमें नाइट्रोजन बेस है उसकी संख्या क्या हो जाएगी 47.1। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी संख्या हो जाएगी 47.2। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी संख्या हो जाएगी 47.3। अब मान लो इस अतिरिक्त भुजा में टोटल 19 नाइट्रोजन बेस है, तो इस अतिरिक्त भुजा का अंतिम जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी संख्या हो जाएगी 47.19। अब अतिरिक्त भुजा के बाद में
इस राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म में यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होगा उसकी नंबरिंग क्या आएगी 48, 49, 50, 57। तो कहने का अर्थ है अतिरिक्त भुजा में जितने भी नाइट्रोजन बेस होंगे उनको दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड इसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा आर्म है वो वेरिएबल है, वो परिवर्तनशील है, उसमें सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग ट्रांसफर आरएनए में जो एक्स्ट्रा आर्म है उसकी लंबाई, उसमें नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस अलग अलग प्रकार से मिलेगी। और अतिरिक्त भुजा की लंबाई की बेसिस पे ट्रांसफर आरएनए भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है क्लास फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, क्लास फर्स्ट टीआरएनए, और एक होता है इसमें क्लास सेकंड टीआरएनए। क्लास फर्स्ट जो टीआरएनए होता है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा आर्म है ये छोटी होती है, अतिरिक्त भुजा छोटी लंबाई की होती है, यानी उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम है। और क्लास सेकंड जो टीआरएनए होता है इसके अंदर अतिरिक्त भुजा जो है ये थोड़ी लंबी होती है। तो जब एक्स्ट्रा आर्म स्मॉल हो उसको बोलेंगे क्लास फर्स्ट टीआरएनए, एक्स्ट्रा आर्म यदि लंबी हो उसको बोलेंगे क्लास सेकंड टीआरएनए। और अपनी सेल में जितने भी टीआरएनए मिलते हैं उनमें 75% ट्रांसफर आरएनए क्लास फर्स्ट प्रकार के होते हैं और 25% आरएनए क्लास सेकंड प्रकार के होते हैं। तो एक्स्ट्रा आर्म की लंबाई की बेसिस पे ये टीआरएनए 2 प्रकार से हो सकते हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में एक्स्ट्रा आर्म छोटी होगी, क्लास सेकंड में एक्स्ट्रा आर्म लंबी होगी। और अपनी बॉडी में जितने भी टीआरएनए हैं उसमें 75% टीआरएनए क्लास फर्स्ट प्रकार के होते हैं और 25% जो टीआरएनए हैं वो क्लास सेकंड प्रकार के होते हैं। अब प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जो था रेखीय प्रकार का, ये प्रोटीन सिंथेसिस की दृष्टि से सूटेबल नहीं है और स्टेबल भी नहीं। इट इज़ लेस सूटेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट इज़ लीस्ट स्टेबल। अब प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जब सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग के पीछे रीजन क्या है, इसके अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो अमाउंट है वो बराबर है। जितने एडिनिन है उतने यूरासिल है, जितने ग्वेनिन है उतने साइटोसिन है। इसलिए इसके अंदर आप देख रहे हो इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग हो रही है और इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग होती है तो ये डबल स्ट्रैंड जैसी रचना बन जाती है। अब ये दिखने में डबल स्ट्रैंड जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में डबल स्ट्रैंड नहीं है तो ये सिंगल स्ट्रैंड ही। हाँ ठीक है, इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होने से ये लूप जैसी स्ट्रक्चर बन गई। अब सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर। मान लो ये ग्वेनिन इस साइटोसिन से जुड़ा तो ये 3 बॉन्ड बन गए हैं। यहाँ पर मान ली एडिनिन है तो इसके सामने यूरोसिल होगा, उसके वजह से 2 बॉन्ड होंगे। तो इस पूरे टीआरएनए के अंदर 7 नाइट बॉन्डिंग ये होगी, 4 बॉन्डिंग ये होगी 11, 5 बॉन्डिंग ये होगी 16, 5 बॉन्डिंग ये होगी 21। अब 21 बॉन्डिंग में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसके कारण सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी की तुलना में। और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन सिंथेसिस की दृष्टि से हाईली सूटेबल है। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन और क्लॉवर-लीफ मॉडल is more stable in comparison to primary configuration and it is more suitable for protein synthesis. अब कई बार क्या होगा, ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में। तो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जब टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होता है तो ये जो क्लॉवर-लीफ मॉडल है इसकी आकृति एल के समान हो जाती है, दिखने में वो एल की आकृति का ये दिखाई देता है। और टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा बॉन्ड और बनेंगे, इसमें अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बनते हैं, उनको टर्शियरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नाम दिया जाता है। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जो बॉन्ड्स हैं उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नाम दिया जाता है। तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन लीनियर है, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन कॉम्पैक्ट है, टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है
सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, लेकिन प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं है। अब टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कैसे, उसका एक बेसिक इसके अंदर मैं रोटेशन जैसे दिखाता हूँ। ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जब टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा तो ये जो भुजा है ये भुजा 90 डिग्री से रोटेट होती है, यानी ये भुजा यहाँ पर है, ये भुजा रोटेट करके इसके सामने आ जाएगी। तो अभी तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अब ये भुजा जब रोटेट हो जाएगी तो ये एंटीकोडॉन लूप और ये डुई लूप ये एक सीध में होंगे 180 डिग्री पे, और ये जो भुजा है इन दोनों के अंदर एक तरह से मरोड़ी लगती है, एक तरह से के अंदर ऐंठन लगता है। जैसे मान लीजिए दो भुजाएं हैं और इनको आपने इस तरह बेंड कर दिया, इस तरह रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर ये कन्वर्जन होता है, एक तरह का ये टॉर्सन होता है। अब इस तरह की जब दो तरह की इसमें जब रोटेशन होती है तो ये टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बन जाता है। और इसका जो सिंपल जो बेसिक फिगर जो बनेगा टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन का वो इस तरह अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लूप 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसको मैं सिंपली दिखा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसको मैं नहीं दिखाऊंगा। ये दोनों लूप एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये एंटीकोडॉन लूप है बी, ये डी लूप है जिसके अंदर डाइहाइड्रोयूरिडिन ये प्रेजेंट है। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा आर्म है। और ये टी साई सी लूप जो होता है ये यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज टी साई सी। अभी आप देख रहे हो इस तरह की जो आकृति है ये एल के समान बन गई, इसलिए इसको एल मॉडल के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो खोज थी वो एस.एच. किम नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये इसका 5वां सिरा, ये इसका 3रा सिरा, और तीसरे सिरे पर ये 3 नाइट्रोजन क्षार हमेशा अयुग्मित रहेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन, एडिनिन। और 5वें सिरे पर हमेशा पहला न्यूक्लियोटाइड हमेशा ग्वेनिन होता है, और यहाँ पर ग्वेनिन है तो इसके सामने साइटोसिन होगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बनेंगे वो किस में बनेंगे? एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे एक तो ये सी लूप और ए लूप, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। अभी तो आप देख रहे हो सी लूप ए लूप दोनों 180 डिग्री पे, लेकिन रोटेशन के बाद में क्या होगा, बी और सी लूप 180 डिग्री पे हो जाएंगे, लेकिन सी लूप ए लूप के नज़दीक आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो इसके और इसके न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेंगे। सपोज यहाँ पर मान लीजिए साइटोसिन है, इधर मान लीजिए ग्वेनिन है, तो इस लूप का साइटोसिन, इस लूप का ग्वेनिन, इन दोनों बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो अतिरिक्त जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको टर्शरी हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने देखा कोई बॉन्ड नहीं है और पूरा मॉलिक्यूल एकदम लीनियर प्रकार का है। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में इंट्रामॉलिक्यूलर पेयरिंग के कारण प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होता है और उसकी आकृति लौंग की पत्ती की जैसी हो जाती है, इसलिए इसके द्वितीयक विन्यास को क्लोवरलीफ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्लोवरलीफ मॉडल फिर
इंट्रा रोटेशंस के कारण, कन्वर्जन के कारण ये टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होता है और ये टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन दिखने में एल के जैसा है। और इस मॉडल की जो खोज है वो एस.एच. किम साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो टर्सरी मॉडल वाज डिस्कवर्ड बाय एस.एच. किम। अब स्टेबिलिटी की एक बार चर्चा कर लूँ। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है, टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी और सेकेंडरी उन दोनों से सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए प्राइमरी विन्यास सबसे कम स्थायी है, लेस स्टेबल है, और टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन ये हाईएस्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का क्रम तो इसमें बढ़ रहा है। अब सूटेबिलिटी की यदि चर्चा करें, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा विन्यास सूटेबल है? प्राथमिक विन्यास नॉट सूटेबल, सेकेंडरी विन्यास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मोर सूटेबल, टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन भी सूटेबल नहीं है। अब क्वेश्चन है कि ये टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनता है? इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक हो सकता है कि मान लीजिए सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और उसमें डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बन गया, तो ट्रांसफर आरएनए बनेगा तो सबसे पहले उसका प्राथमिक विन्यास बनेगा और प्राथमिक विन्यास फिर सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट तो हो गया और उस टीआरएनए का मान लीजिए यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो उपयोग में नहीं आ रहा है, सपोज 1 घंटे 2 घंटे। अब क्वेश्चन है कि 2 घंटे टीआरएनए क्या करे? तो संभवतः ऐसी परिस्थिति में ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन ये टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट होने पर ये टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन वापस सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल बेसिक आइडिया आपको मैंने बताई है एंड इट इज़ अबाउट टीआर। अब इसका जो नेक्स्ट जो टाइप है, तीसरी टाइप, दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। तीसरा जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। अब पहले मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेम जीन सेम एंजाइम तीनों आरएनए का सिंथेसिस करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में अलग अलग जीन अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। अब अपनी बॉडी में 3 तरह के पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीनों आरएनए की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तीनों पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तीनों पॉलीमरेज में जो पॉलीपेप्टाइड है वो अलग अलग है। अब अपने गुणसूत्रों के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, जो क्रोमोसोम में, जैसे पहले के व्याख्यान में आपको मैंने बताया था कि हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर जो होता है उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। अब कई बार गुणसूत्रों में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाए जाते हैं, लेकिन इन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में सेंट्रोमियर नहीं होती है। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला भाग यदि न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ हो तब तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, और न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ यदि नहीं हो तब इसको सैटेलाइट बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और अपनी बॉडी में केवल 5 ही क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है। 13 नंबर का क्रोमोसोम, 14 नंबर का क्रोमोसोम, 15 नंबर का क्रोमोसोम और 21 नंबर, 22 नंबर। केवल 5 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है और ये 5 गुणसूत्र ही राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। अब आरएनए का सिंथेसिस कैसे होगा? इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए जो है इसकी अमाउंट मैक्सिमम है। एमआरएनए 10% होता है, टीआरएनए 10% होता है और राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसकी अमाउंट 80% है, क्योंकि ये राइबोसोम की फॉर्मेशन में काम में आता है। जबकि एमआरएनए तो एक एमआरएनए बन गया, नो प्रॉब्लम। अब उसी एक एमआरएनए से हैं कम से कम 50,000 प्रोटीन के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइबोसोम्स ज़्यादा चाहिए, राइबोसोम ज़्यादा चाहिए तो आरएनए भी ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा
सबसे ज़्यादा होती है। इसके अंदर एडिनिन जनरली होता है 21%। यहाँ पर यदि रेशियो अपन देखें, हाँ एडिनिन है यहाँ पर 21%, यूरेसिल यहाँ पर है 19%, और ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ग्वानिन की यहाँ पर मात्रा होती है 36%, ग्वानिन 36%, और साइटोसिन होता है लगभग 23%। तो यहाँ पर जी और सी ज़्यादा है, इसलिए आरआरएनए जो होता है ये जीसी रिच होता है, ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है। अब इस आरएनए की फॉर्मेशन कैसे होगी वो सिंपल स्टेप में मैं आपसे शेयर करूँगा। सपोज ये कोई डीएनए है जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में प्रेजेंट है, इट इज डीएनए मॉलिक्यूल which is present in nucleolar organizer, और इसको नॉर डीएनए के नाम से भी जाना जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर डीएनए। और इसकी जो सेडिमेंटेशन वैल्यू जो होती है ये होती है 45S, 45S, सॉरी इसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू अलग तरह की होगी। अब इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का जो डीएनए है इसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए की वैल्यू होती है 45S आरएनए। अब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन से ये राइबोसोमल आरएनए बन गया। इस राइबोसोमल का सेडिमेंटेशन वैल्यू क्या है 45S आरएनए। ये इसका पांचवा सिरा है, ये इसका तीसरा सिरा। अब जितने भी आरएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी हाफ लाइफ कम होती है, और हाफ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें फिर मिथाइलेशन का प्रोसेस होगा। जैसे पिछले व्याख्यान में एमआरएनए में आपको बताया था कि एमआरएनए के पांचवें सिरे पर कैपिंग का प्रोसेस होता है। कैपिंग का मतलब जब पांचवें सिरे पर मैथिल ग्रुप जुड़ जाए तो ये घटना मिथाइलेशन कहलाती है, इसको कैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। और मैथिल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है बढ़ जाती है, और इसको एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आरआरएनए बना, इसके पांचवें सिरे पर क्या होगा, मैथिल ग्रुप जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। मिथाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया तो कैपिंग का प्रोसेस हो गया। अब एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम इस आरआरएनए को पांचवें सिरे से तोड़ नहीं सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम अब यहाँ पर क्लीवेज करने में कैपेबल नहीं है। लेकिन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा ये आरएनए टूट सकता है। अब एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस पे एक्शन करेगा, और ये 45S जो आरआरएनए है ये दो टुकड़ों के अंदर स्प्लिट हो जाता है, यानी इस आरएनए के दो टुकड़े बन जाएंगे। एक छोटा टुकड़ा, इसकी वैल्यू होती है 20S आरआरएनए, एक बड़ा फिलामेंट इससे बनता है, इसकी वैल्यू होती है 32S आरआरएनए। तो 45S जो आरआरएनए था ये स्प्लिट हो गई, दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया, 20S आरआरएनए और 32S आरआरएनए। अब इनकी फिर प्रोसेसिंग होगी। अब यहाँ पर 20S जो आरआरएनए है इसके अंदर फिर प्रोसेसिंग होगी और ये कन्वर्ट हो जाता है 18S
rRNA, 18S rRNA, और ये जो 32S जो होता है ये भी दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें एक तो बनता है 5.8S, 5.8S rRNA, और दूसरा फिलामेंट बनता है 28S rRNA। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए बने ये प्रोटीन के साथ असेंबल होते हैं, तो rRNA प्लस प्रोटीन इनके मिलने से बनता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है वो एक्चुअल में राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, डिफाइन राइबोसोम। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, राइबोसोम आर सिंपली राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, या शॉर्ट में RNP, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स या राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स। अब यहाँ पर 18S rRNA प्लस प्रोटीन और इनके मिलने से राइबोसोम की छोटी इकाई बन जाएगी, है जो कि यूकैरियोट में 40S होती है, प्रोकैरियोट के अंदर 30S होती है। इसी तरह ये 5.8S, 28S ये प्रोटीन के साथ कंबाइंड होंगे प्लस प्रोटीन, और इनके मिलने से राइबोसोम की बड़ी इकाई बन जाएगी, और इस बड़ी इकाई की वैल्यू होती है 60S। इसके अलावा 5S RNA और होता है, वो केंद्र के बाहर बनता है, वो साइटोप्लाज्म में बनता है, जो असेंबली जो हो रही है ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब राइबोसोम की छोटी इकाई बन गई है 40S, राइबोसोम की बड़ी इकाई बन गई है 60S। अब छोटी इकाई और बड़ी इकाई ये दोनों मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में आपस में जुड़ जाते हैं, और सेल के अंदर यदि मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन 2 मिलीमोल हो, यानी 2 mm, 2 मिलीमोल यदि मैग्नीशियम आयन हो, तो इस कंसंट्रेशन के अंदर ये राइबोसोम की छोटी इकाई और राइबोसोम की बड़ी इकाई ये दोनों आपस में मिल जाती है, और राइबोसोम की असेंबली यहाँ पर हो जाती है। ये राइबोसोम की छोटी इकाई, ये राइबोसोम की बड़ी इकाई, और इनके मिलने से ये यूकैरियोट का राइबोसोम जो होता है ये बन जाता है, और यूकैरियोट के राइबोसोम की वैल्यू होती है 80S, प्रोकैरियोट के राइबोसोम की वैल्यू होती है 70S। तो इस तरह ये RNA का सिंथेसिस होता है, और RNA की इस तरह असेंबली होती है, इस तरह इनकी पैकिंग होती है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरह ये तीनों RNA शॉर्ट में। तो RNA एक बार फिर मैं नटसेल में रिपीट कर दूं, RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA दो तरह का होगा, जेनेटिक RNA, नॉन जेनेटिक RNA। जेनेटिक RNA वो होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, और नॉन जेनेटिक RNA वो होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन जेनेटिक RNA भी 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA टोटल RNA का 10% है, ट्रांसफर RNA टोटल RNA का 10% है, राइबोसोमल RNA टोटल RNA का 80% है, और mRNA जो होता है वो DNA का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ट्रांसफर RNA सबसे छोटे होते हैं, उनके अंदर 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी टाइप, टर्शियरी टाइप। और राइबोसोमल RNA ये प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम की असेंबली करता है। लेकिन राइबोसोम में जो प्रोटीन्स हैं
उन प्रोटीन्स को फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इलॉन्गेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो टर्मिनेशन में या रिलीजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए राइबोसोम के फैक्टर्स को भी टर्मिनोलॉजी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे IF का मतलब इनिशिएशन फैक्टर, EF मीन्स इलॉन्गेशन फैक्टर, RF मतलब रिलीजिंग फैक्टर। और ये फैक्टर भी, इनकी भी सब टाइप्स होती है, प्रोकैरियोट में अलग है, यूकैरियोट में अलग है। प्रोकैरियोट के फैक्टर होंगे उनमें पीछे P लगेगा, यूकैरियोट के जो फैक्टर हैं उसमें पीछे E लगेगा, जैसे PIF इट मीन्स प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, EIF मीन्स यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो ये एक नट सेल में आज का ये अपना टॉपिक, और इसको बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आपके ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, और इन टॉपिक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, जो भी साइंस के सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर करें। हमारे चैनल को आप रेगुलरली वॉच करते रहें, ताकि आपको डेली अपडेट, कि रोज़ाना 1-2 वीडियो हम रोज़ाना शूट करते हैं और चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और हमारे सारे व्याख्यान हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। BSc से थोड़ा एडवांस लेके मैं इन टॉपिक को चल रहा हूँ, ताकि ये कंटेंट जो है वो MSc के स्टूडेंट्स के भी काम में आ जाए, गेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, MSc एंट्रेंस में बैठने वाले बच्चों के भी ये टॉपिक काम में आ जाए। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं, और एक बहुत ही अप्रत्याशित सीरीज, और मेरा ये टारगेट है कम से कम 100 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और लगभग 40 वीडियो अब तक बन चुके हैं, और धीरे धीरे इनको सक्सेसिव क्रम में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको अपलोड कर रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।